प्रिय छात्रों, आज की क्लास में हम आप लोगों के सामने प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूं और ये प्रैक्टिस सेट जो है, जैसा कि आप लोगों को जानकारी होगी कि एसएससी जीडी का एग्ज़ाम जनवरी के फर्स्ट वीक से स्टार्ट हो रहा है। तो उसी से संबंधित 20-20 क्वेश्चन का मैं सेट लेकर के आया हूं और इसको आप लोग हल करते रहिए, इसको प्रैक्टिस करते रहिए। इसके साथ साथ इसका जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम चैनल पे, गिरी सर क्लासेस टेलीग्राम चैनल है, उस पर आप प्रोवाइड आप लोगों को कर दिया जाएगा। अब पहला क्वेश्चन है आपका, जलियांवाला बाग हादसे में कौन सा ब्रिगेडियर संबद्ध था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जनरल डायर। इसका आंसर जनरल डायर। अब ये जितने भी क्वेश्चन हैं इस पे और भी जो आपके क्वेश्चन पुटअप होने की संभावना बनती है वो भी थोड़ा बहुत मैं हल्का फुल्का इसका व्याख्या करता रहूँगा, जो आप लोगों के लिए काफ़ी लाभदायक सिद्ध हो सकता है। अब इसमें जलियांवाला बाग हादसे में कौन सा ब्रिगेडियर संबद्ध था? तो ये थे आपके जनरल डायर। और ये जो जलियांवाला बाग हत्याकांड है इसकी डेट भी आप लोग याद रखिएगा, और इसकी डेट थी आपका 13 अप्रैल 1919। 13 अप्रैल 1919। और इसी 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी का त्यौहार था, और बैसाखी जो है वो पंजाबियों का एक प्रमुख त्यौहार माना जाता है। और इसी 13 अप्रैल 1919 को जनरल डायर ने जनता पर, जनसभा पर गोली चलाने का आदेश दिया था। और उसका मुख्य रीज़न क्या था? तो आपका पंजाब के दो महत्वपूर्ण लोगों को गिरफ्तार किया गया था, डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू। और इसी गिरफ्तारी के विरोध में एक जनसभा का आयोजन किया गया था, जबकि इस समय उस शहर में कर्फ्यू लगा हुआ था, जिसके कारण डायर ने फायरिंग का आदेश दिया था। तो अब इस पे 3 क्वेश्चन, एक तो आपके सामने आंसर हो गया, फिर इसकी डेट क्या है तो 13 अप्रैल 1919। उसके बाद से इस पे अगला क्वेश्चन जो बनता है वो जलियांवाला बाग जनसभा को किसने बुलाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका हंसराज नामक व्यक्ति ने बुलाया था। अब अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, और अगला क्वेश्चन है कि महाभारत का फारसी अनुवाद किसने किया? महाभारत का फारसी अनुवाद किसने किया? तो इसका आंसर हो जाएगा बदायूनी। और इसी अब्दुल कादिर बदायूनी के द्वारा महाभारत का फारसी अनुवाद किया गया। अगला क्वेश्चन जो इस पे बन जाता है वो ये है कि महाभारत का फारसी अनुवाद अब्दुल कादिर बदायूनी ने किस नाम से किया? तो इसका आंसर हो जाएगा रजनामा। आंसर हो जाएगा रजनामा। और इसी अब्दुल कादिर बदायूनी के द्वारा महाभारत के अलावा रामायण का भी फारसी अनुवाद किया गया था। अगला क्वेश्चन आपका आ जाता है कि गांधी जी ने दांडी मार्च किसके लिए प्रारंभ किया? तो अब ये दांडी मार्च की डेट आप जान लीजिए कि दांडी मार्च की जो शुरुआत हुई थी वो 12 अप्रैल 1930 को हुई थी। 12 अप्रैल 1930 को। और 12 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने साबरमती आश्रम से दांडी यात्रा प्रारंभ किया, और लगभग 24 दिन की यात्रा के पश्चात 6 अप्रैल 1930 को ये दांडी पहुंच करके नमक कानून तोड़ा था। तो इसका आंसर हो जाएगा नमक कर लगाने का प्रतिविरोध। और इसी गांधी जी की दांडी यात्रा को सुभाष चंद्र बोस ने नेपोलियन के एल्बा से पेरिस यात्रा की तुलना किया था। और ये गांधी जी जो थे रास्ते में अपने प्रिय भजन रघुपति राघव राजाराम और उसके साथ साथ वैष्णव जन तो कहिए, ये सारे गाना गाते हुए पैदल यात्रा इन्होंने 24 दिनों में पूरा किया था। इस पे और भी क्वेश्चन बनते हैं, और इस क्वेश्चन में जैसे कि आपका कि वैष्णव जन तो कहिए का लेखक कौन था, इसका आंसर आप लोग दीजिएगा। इसके साथ साथ दूसरा हमने बताया कि रघुपति राघव राजाराम गाते थे, इसका लेखक कौन था, इसका आंसर आप लोग खुद कमेंट बॉक्स में लिख करके दीजिए। अगला क्वेश्चन आ जाता है कि महमूद गजनवी का अंतिम अभियान किसके विरुद्ध था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जाटों के विरुद्ध। आंसर क्या होगा? जाटों के विरुद्ध। और जाटों के विरुद्ध महमूद गजनवी ने 1027 ईस्वी में जाटों के विरुद्ध अपना 17वां आक्रमण किया था। इसमें एक और भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट आ जाता है सोमनाथ। और ये सोमनाथ मंदिर पर महमूद गजनवी ने अपना 16वां आक्रमण किया था। ये क्रम भी कभी कभी पूछा है। तो महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर किस क्रम का आक्रमण किया? तो 16वां आक्रमण। और जाटों पर जो आक्रमण किया था अंतिम आक्रमण 1027 ईस्वी में, ये आपका 17वां आक्रमण था।
सोमनाथ मंदिर वाला ईयर भी पूछ देता है आप लोगों की परीक्षाओं में। तो सोमनाथ मंदिर पर जो आक्रमण किया गया था वो 1025 ईस्वी में किया गया था। अब अगला क्वेश्चन कि भारत के उपराष्ट्रपति पर अभियोग किसके द्वारा लगाया जा सकता है। तो अब इसको कंसेप्चुअल रूप में ऐसे समझिए कि उपराष्ट्रपति जो होता है वो किस सदन का पदेन सभापति होता है, तो पदेन सभापति। तो जाहिर सी बात है कि उपराष्ट्रपति पदेन सभापति जो होता है वो राज्यसभा का होता है, राज्यसभा। अब जब ये राज्यसभा का पदेन सभापति होता है तो जाहिर सी बात है कि इसी राज्यसभा के द्वारा इसके ऊपर अभियोग लाया जाता है। तो आंसर क्या हो गया, राज्यसभा। और जब राज्यसभा ने इसको पद से हटाने के लिए अभियोग लाया तो इसके लिए लोकसभा की भी सहमति होनी अनिवार्य है। अब अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए नौकरियों में आरक्षण प्रदान किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अनुच्छेद 335। और इसी अनुच्छेद 335 में सेवा एवं पदों के लिए अनुसूचित जाति तथा जनजातियों के लिए संघ या किसी राज्य में नियुक्ति करने का प्रावधान दिया गया है। अगला क्वेश्चन कि अस्थियों और दांतों में उपस्थित रासायनिक पदार्थ है। तो इसका आंसर हो जाएगा CA3PO4 2। अब इसका थोड़ा सा व्याख्या मैं कर देता हूँ कि हड्डियों तथा दांत सामान्यतः कैल्शियम फास्फेट और इसी को CA3PO4 को ही कैल्शियम फास्फेट के नाम से जाना जाता है और यह पोषक तत्व के रूप में जाना जाता है। और वयस्कों को इस पे भी क्वेश्चन आने की संभावना बन जाती है कि एक एडल्ट व्यक्ति को डेली प्रतिदिन कितना मिलीग्राम कैल्शियम उपभोग करना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा 1000 मिलीग्राम उसको पर डे कैल्शियम का उपभोग करना चाहिए। और इसका अस्थियों और दांतों में उपस्थित रासायनिक पदार्थ का जो सूत्र है CA3PO4 2, जिसका हिंदी हो जाता है कैल्शियम फास्फेट। अब अगले क्वेश्चन पे न्यूक्लियोअस केंद्रिका, जिसको हिंदी में कहते हैं न्यूक्लियोअस केंद्रिका के अंतर्गत उपस्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा केंद्रक। जैसा कि आप लोग क्वेश्चन में ही इसका आंसर आसानी से मिल जा रहा है। तो ये जो केंद्रक है यह कोशिका का एक महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। और जो केंद्रक के पार्ट होते हैं वो 4 पार्ट होते हैं। केंद्रक के कितने पार्ट, 4 पार्ट, जिसमें पहला आपका है केंद्रक कला, दूसरा केंद्रक द्रव्य, तीसरा केंद्रिका और चौथा है क्रोमोटिन धागे। और ये सारी चीज़ें आपका किससे बनी होती हैं, तो ये आपका प्रोटीन से निर्मित होता है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे कि मिस्ट्रल एक शीतल पवन है जो घाटी में चलती है। मतलब मिस्ट्रल एक ठंडी हवा है जो किस घाटी में चलती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, रोन घाटी। अब आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि ये रोन घाटी कहाँ पर स्थित है। तो ये रोन घाटी जो है आपका फ्रांस में स्थित है। और इसी रोन घाटी फ्रांस में चलने वाली शीतल पवन को किस नाम से जाना जाता है, तो उसे मिस्ट्रल के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 और क्वेश्चन नंबर 30 में ये है कि रेयान के निर्माण के लिए कच्चे माल के रूप में निम्नलिखित में किसका प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, सेल्यूलोज। और ये जो रेयान है ये रेयान पुनर्जीवित सेल्यूलोज से निर्मित एक फाइबर तंतु होता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 31 और क्वेश्चन नंबर 31 है कि निम्नलिखित कथनों पर ध्यान से पढ़ें और इसके बाद से उपरोक्त कथनों में कौन सा सही है उसको आंसर देना है। तो नीति आयोग ने क्रेडिट सब्सिडी लिंक कैपिटल सब्सिडी और टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन स्कीम, जिसका शार्ट नेम है CLCSTUS, की मंजूरी दिया। तो ये एक तरीके से आंसर, ये आपका ऑप्शन जो है गलत है। उसके बाद से फिर आपका यह योजना सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम प्रौद्योगिकी उन्नयन में सुविधा प्रदान करेगी, ये आपका ऑप्शन सही है। फिर उसके बाद से जीरो डिफेक्ट एंड जीरो इफेक्ट के माध्यम से योजना ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन स्तर में कमी
करने को बढ़ावा देगी। ये आपका सही है। तो यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 3 सही है। तो उपरोक्त कथनों में कौन सा कथन सही है? तो 2 और 3। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे, और क्वेश्चन नंबर 32 ये है कि भारतीय आयकर है। तो भारतीय आयकर मतलब किस प्रकार का कर माना जाता है? ये क्वेश्चन आपका 32 है। तो भारतीय आयकर इनकम टैक्स जो है एक प्रत्यक्ष कर के रूप में माना जाता है, एक प्रत्यक्ष और समानुपातिक कर। अब ये जो प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर के संबंध में थोड़ा सा आप समझ लीजिए। इस पे अक्सर क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आते रहते हैं कि कौन सा प्रत्यक्ष कर है और कौन सा अप्रत्यक्ष कर है। तो इसमें आपका निगम कर, धन कर, स्टेट ड्यूटी, उपहार कर, व्यय कर, ब्याज कर, ये सभी आपके केंद्र सरकार द्वारा लगाए जाने वाले प्रत्यक्ष कर माने जाते हैं। जबकि केंद्र सरकार द्वारा अप्रत्यक्ष कर के रूप में आपका सीमा शुल्क हो जाता है। अप्रत्यक्ष कर में सीमा शुल्क, उसके बाद से आपका केंद्रीय उत्पाद शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, उसके बाद से केंद्रीय बिक्री कर एवं सेवा कर, ये सभी आपके क्या हैं? अप्रत्यक्ष कर के रूप में माने जाते हैं। और जो आपका क्वेश्चन है कि भारतीय आयकर क्या है, तो प्रत्यक्ष एवं समानुपाती कर है, और इसमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष की श्रेणी हमने आपको क्लेरिफाई कर दिया। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, और अगला क्वेश्चन आपका है कि उपभोक्ता संतुलन में यह तभी पाया जाता है यदि, अब इसका आंसर हो जाएगा आपका यदि में वह आय के नियत स्तर से अपनी आवश्यकताएं पूरा करने में सक्षम होगा। तो इस तरीके से उपभोक्ता संतुलन तभी मान्य होता है जब यह तय हो जाए कि आय के एक नियत स्तर पर अपनी आवश्यकताएं हम पूरी करने में सक्षम हो, तो उसको उपभोक्ता संतुलन के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 34, और क्वेश्चन नंबर 34 ये है कि MS ऑफिस, फोटोशॉप और एनी मैजिक इसके उदाहरण हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 34 का डी, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये सभी क्या हैं? एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं, जो कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर उन प्रोग्रामों को कहा जाता है जो प्रयोगकर्ता अपनी आवश्यकता के अनुसार विभिन्न प्रकार के कार्यों का संपादन करने में सहायक होते हैं। तो एक तरीके से MS ऑफिस, फोटोशॉप और एनी मैजिक, ये सभी जो है उपभोक्ता अपने कार्यों को करने में आसानी से प्रयोग करता है। अगला क्वेश्चन, कहा जाता है कि ताजमहल मार्बल कैंसर से ग्रस्त है। तो ये बात सही है कि ताजमहल जो है मार्बल कैंसर से ग्रस्त है। इसके पीछे रीज़न क्या है? तो इसके पीछे रीज़न ये है कि आपका अम्लीय वर्षा जो मार्बलों को क्या कर रही है? क्षरण कर रही है। तो चूंकि ताजमहल जो है ये कहाँ स्थित है? आगरा में स्थित है, जिसका निर्माण किसने किया था? तो शाहजहां ने कराया था। और इस ताजमहल के चमक में धीरे धीरे परिवर्तन आ रहा है, जिसका मुख्य कारण क्या है? अम्लीय वर्षा। अब चूंकि सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रस ऑक्साइड वर्षा के साथ ताजमहल पर पड़ती हैं, जिसके कारण ये संगमरमर अपनी तेज़ी से अपनी मजबूती को खो रहा है या चमक को खो रहा है, और इसी को मार्बल कैंसर के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, जीवाणु का संक्रमण करने वाले विषाणु क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, जीवाणु भोजी। और इसी जीवाणु भोजी या बैक्टीरियोफेज कहलाते हैं जो जीवाणुओं पर आश्रित रहते हैं, और जीवाणु का संक्रमण करने वाले विषाणुओं को जीवाणु भोजी के नाम से जाना जाता है। अब अगला क्वेश्चन 37 कि संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कम्पैक्ट UNGC, जिसका फुल फॉर्म हो गया यूनाइटेड नेशन ग्लोबल कम्पैक्ट, द्वारा जल प्रबंधन के लिए ग्लोबल SDG पायनियर के रूप में मान्यता प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा रामकृष्ण मुक्काविल्ली, रामकृष्ण मुक्काविल्ली। और ये रामकृष्ण मुक्काविल्ली जो हैं कम्पैक्ट द्वारा जल प्रबंधन के लिए पायनियर के रूप में मान्यता प्राप्त करने वाले पहले भारतीय हैं। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर, और अगला क्वेश्चन कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर्स एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी?
तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, लीसा स्टालेकर। और ये अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष बनी। और इन्होंने इंग्लैंड की ये पूर्व क्रिकेटर विक्रम सोलंकी की इन्होंने जगह हासिल किया। अगला क्वेश्चन कि जुलाई 2022 में किसने फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया? तो इसका आंसर हो जाएगा टी राजा कुमार। और इसी टी राजा कुमार के द्वारा 1 जुलाई 2022 को भारतीय मूल के सिंगापुर के टी राजा कुमार ने आतंकवाद वित्त पोषण एजेंसी वित्तीय कार्यवाही कार्यबल फाइनेंस एक्शन टास्क फोर्स के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला। इसके पहले जो अध्यक्ष पद पर थे वो डॉक्टर मार्कस प्लियर और इसी डॉक्टर मार्कस प्लियर का स्थान टी राजा कुमार ने फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के अध्यक्ष के रूप में संभाला। अगला क्वेश्चन 21 अगस्त 2022 को भारत की पहली हाइड्रोजन ईंधन सेल HFC बस का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पुणे महाराष्ट्र। और ये पुणे महाराष्ट्र में आपका 21 अगस्त 2022 को भारत की पहली हाइड्रोजन ईंधन सेल का शुभारंभ पुणे महाराष्ट्र में किया गया 21 अगस्त 2022। तो इस तरीके से ये 20 क्वेश्चन का सेट हमने आपका SSC GD को मद्देनज़र रखते हुए आपके सामने प्रोवाइड कराया। और इसको आप लोग अच्छी तरीके से देख लीजिए। और इसका जो भी PDF है वो हमारे टेलीग्राम चैनल गिरी सर क्लासेस पे आपको प्रोवाइड हो जाएगा। और उसको रख करके पहले आप खुद सॉल्व करिए और सॉल्व करने के पश्चात तब जा कर के उसका आंसर YouTube चैनल से आप मिला लीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।